नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं। तो कार्बन के जो अपर रूप होते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अपर रूप होते क्या हैं। यानी अपर रूप का अर्थ जो अगर आप देखेंगे ना कि किसी तत्व के यानी दो या दो से अधिक रूप, कोई भी तत्व लेंगे, जैसे कार्बन के अपर रूप की बात कर रहे हैं तो कार्बन ले लेंगे और कार्बन के ऐसे रूप, दो या दो से अधिक ऐसे रूप, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे रूप जो क्या है, भौतिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, जिनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जिनके भौतिक गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। यानी किसी तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे रूप जिनमें क्या होता है, भौतिक गुणों में बहुत बड़ा अंतर होता है, वे अपर रूप कहलाते हैं। है ना, नाम से पता चल रहा है कि इनके रूप जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, वो गुणों के आधार पर इनके रूप बनते हैं। तो कार्बन के भी कई सारे अपर रूप देखे गए हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं। इनमें क्या होता है कि भौतिक गुणों में अंतर होता है, और ये जो अंतर होता है ना, ये उनमें जो कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध बनता है ना, बंध के तरीके कौन से हैं, किस प्रकार से बंध बने हैं, उनके आधार पर इनमें अंतर किया जाता है। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, ये जो कार्बन के अपर रूप होते हैं। इन अपर रूपों को अगर हम वर्गीकृत करें, यानी इनका हम क्लासिफिकेशन करें, इनको भागों में बांटें, तो क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं। यानी किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक जो रूप बनते हैं, जिन्हें हम अपर रूप कहते हैं, तो उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग तो हमारे पास है क्रिस्टलीय अपर रूप, और दूसरा भाग इसका है अक्रिस्टलीय अपर रूप। जैसे नाम से हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं, यानी जिसमें कार्बन जो होते हैं ना, क्रिस्टलीय जो संरचना बनती है ना, या जिसे हम क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं, उसमें कार्बन जो परमाणु होते हैं ना, वो एक बहुत ही निश्चित संरचना में व्यवस्थित होते हैं। एक बात तो ये होती है, इनकी ज्यामिति जो होती है ना, वो बहुत ही व्यवस्थित होती है। और तीसरा इसमें क्या होता है कि जो बंध होते हैं ना, बंध बने हुए होते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड बने हुए होते हैं, वो भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होते हैं। यानी ध्यान रखना, तीन बातें बताइए आपको यहाँ कि क्रिस्टलीय संरचना क्या है। क्रिस्टलीय संरचना में एक तो कार्बन परमाणु जो होते हैं ना, वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, उनका अरेंजमेंट जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, ढंग से बना हुआ होता है। दूसरी बात, इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो ज्यामिति है ना, इनकी जो ज्योमेट्री है, वो क्या होती है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होती है। तीसरी बात आपको बताई है कि इनके बीच में जो कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड बनता है ना, बंध बनता है, वो भी बहुत ही व्यवस्थित होता है। तो वो क्रिस्टलीय अपर रूप की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है। आगे चल करके इसी वीडियो में हम हीरे की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो हीरे की जो संरचना देखेंगे ना, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कार्बन परमाणु है जो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से है, उनकी जो ज्यामिति है वो भी बहुत ही अच्छे और सुव्यवस्थित तरीके से, ढंग से व्यवस्थित किए हुए हैं। इनके बीच में बनने वाले जो बंध हैं वो भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बने हुए हैं। तो क्रिस्टलीय अपर रूप की श्रेणी में है। दूसरा इसका जो भाग है वो है अक्रिस्टलीय अपर रूप। अक्रिस्टलीय अपर रूप का मतलब क्या हुआ, यानी जिसके अंदर कार्बन परमाणु होते हैं, वो कोई व्यवस्थित तरीके से उनकी व्यवस्था नहीं होती, इनकी ज्यामिति भी निश्चित नहीं होती। तीसरा, इसमें जो बॉन्ड बना है, बंध बना है, वो भी क्या है, सही ढंग से उनके अंदर व्यवस्थित तरीके से नहीं बने हुए होते, तो वो अक्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। हमारे यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्रिस्टलीय अपर रूप है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो जो हीरा है, हम
क्रिस्टलीय अपर रूप में सबसे पहले हीरे की बात करेंगे, यानी डायमंड। डायमंड जो होता है वो कार्बन का शुद्ध अपर रूप होता है, यानी प्योर कार्बन ही होते हैं इसके अंदर, कोई और अन्य तत्व नहीं होता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हीरा है वो कार्बन का शुद्ध अपर रूप होता है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो त्रिआयामी बंध बनता है, जिसकी वजह से इनकी जो संरचना बनती है हीरे की, वो चतुष्फलकीय संरचना बनती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हीरे की संरचना जो होती है वो क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। ठीक है। उसके बाद में जो इसमें कार्बन होते हैं ना, बड़ी संख्या में कार्बन जो होते हैं आपस में बंध बना करके व्यवस्थित तरीके से रहते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस होती है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में जो दूरी होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो ए लिख करके ए के ऊपर 0 लगाया है ना, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको। ये दूरी का मात्रक होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये धारा का प्रवाह नहीं करते, इनमें से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। अर्थात ये क्या होते हैं? विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। इनके अंदर प्रबल सहसंयोजक बंध बने हुए होते हैं। यानी क्या बने होते हैं? बहुत ही कठोर सहसंयोजक बंध बने होते हैं, मजबूत बंध बने हुए होते हैं। तो जो हीरा जो हमें प्राप्त हुआ है ना, ये एक प्राकृतिक रूप से जो हीरा मिलता है हमें, कोयले की खान में मिलता है। और कोयले की जो चट्टानें होती है ना, एक दूसरे के ऊपर जब कोयले की चट्टानें होती है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उनके ऊपर जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, तो वो क्या होता है? हीरा पारदर्शी हो जाता है, हीरा चमकीला हो जाता है। पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट, जिसे हम आर पार देख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है और ये ब्राइट भी हो जाता है। किस वजह से होता है? कि कोयले की जो चट्टान होती है, भारी भरकम चट्टानें होती है, उनके ऊपर एक चट्टान से दूसरे चट्टान के बीच में दबाव लगता है, जिस वजह से ये पारदर्शी और चमकीला हो जाता है। अब तक ज्ञात पदार्थों में से हीरा जो होता है वो सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। और हीरे का जो गलनांक होता है वो 3843 केल्विन होता है। गलनांक का मतलब होता है कि वह ताप जिसके ऊपर वह पिघल जाए, यानी वो गलना शुरू हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। तो हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है। केल्विन एक ताप का मात्रक होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हीरे का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। आपने कभी शीशे या कांच खरीदे होंगे, मार्केट में आप जाते हैं, जहां दुकानों से आप खिड़कियों के या किसी दरवाजे के या रोशनदान के ऊपर आपको कांच लगाने की जरूरत पड़ती है। तो जब हम भिन्न भिन्न साइज के कांच जो होते हैं उनको काटते हैं, तो जो काटने वाला कटर जो होता है ना, उस कटर के आगे वाले हिस्से के ऊपर आप देखना, वहां पर हीरा लगा हुआ होता है। तो यानी कांच को काटने के कटर में हीरे का प्रयोग किया जाता है। फिर जो चट्टान होती है, बड़ी बड़ी चट्टान होती है, उनमें से पत्थर को काटने के लिए जो मशीन का हम प्रयोग करते हैं, चौगाठ बनाते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको एक निश्चित सांचे में अगर डालना है, निश्चित आकार में अगर उनको काटना होता है, तो एक मशीन का हम प्रयोग करना पड़ता है। और उस मशीन के अंदर भी क्या लगा हुआ होता है? उसमें जो कटर लगा है उसमें भी हीरा लगा हुआ होता है। उसके बाद में फोनोग्राम की जो सुई होती है उसमें भी हीरे का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में हमारे जो आभूषण हैं, रत्न हैं, उनको बनाने में भी हम हीरे का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, यानी हम कार्बन के अपर रूप की बात कर रहे हैं। अपर रूप का मतलब भी आपको समझा दिया गया है। यानी एक बार पुनः आप इनको देख लें कि किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुण धर्म में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक ऐसे रूप जो गुण धर्म में एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, जिनके भौतिक गुण जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं?
अपर रूप कहलाते हैं। यहाँ कार्बन की हम बात कर रहे हैं तो वो कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। इनमें भौतिक गुण अलग अलग होते हैं और इनमें अंतर किस प्रकार से किया जाता है, वो किया जाता है कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, बंध बनता है, उसके आधार पर उनके कितने तरीके हैं, उस आधार पर हम इनके अंदर भिन्नता प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जो कार्बन के अपर रूप हैं उनका हम वर्गीकरण करें तो कार्बन के अपर रूपों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग तो होता है क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। दोनों में अंतर यही होता है कि जो क्रिस्टलीय अपर रूप जो होता है ना, उसके अंदर कार्बन परमाणु जो होते हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होते हैं, उनकी ज्यामिति बहुत निश्चित होती है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, बंध बनता है, वो भी बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से होते हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है ना, इनके बीच में जो कार्बन परमाणुओं का अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से होता है, तो हम उसे क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, वो है। और अक्रिस्टलीय अपर रूप की बात करें तो उसके अंदर जो कार्बन परमाणु है इनकी कोई अरेंजमेंट का तरीका नहीं होता है, कोई ढंग से व्यवस्थित नहीं होते हैं, इनके बीच में उनकी जो ज्यामिति बनती है वो भी सही ढंग से नहीं बनी हुई होती, इनके बीच में जो बंध बनते हैं उनका भी कोई व्यवस्थित तरीका नहीं होता, वो अक्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। तो साथियों, पेपर की दृष्टि से हमारे लिए जो महत्वपूर्ण भाग है अपर रूप में वो क्रिस्टलीय अपर रूप ही होता है। तो क्रिस्टलीय अपर रूप में हमने पढ़ा हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट के बारे में। तो हम बात करते हैं कि जो हीरा है यानी जो डायमंड है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके सारे गुण धर्मों की हम बात करते हैं। तो जो हीरा होता है वो कार्बन का बहुत ही शुद्ध अपर रूप होता है। इसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य एक त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना बनती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि एक तो कार्बन का शुद्ध अपर रूप होता है, दूसरा हीरे की जो संरचना, डायमंड की जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है। ये विद्युत का कुचालक होते हैं, मतलब जो हीरा है वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता। हीरे के अंदर कार्बन कार्बन व्यवस्थित होते हैं, तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। इनके बीच में प्रबल संयोजक बंध बने हुए होते हैं, बहुत ही कठोर प्रकृति का होता है ये। उसके बाद में इस हीरे का जो गलनांक होता है, यानी जिस ताप पर वह गलता है वह उसका गलनांक कहलाता है, तो वो 3843 केल्विन होता है। फिर उसके बाद में हम कहते हैं कि हीरा पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है हीरा, और ये बहुत ही चमकीला होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो चट्टानें होती है ना, कोयले की खान में प्राप्त होता है ये, और कोयले की खान के अंदर जो चट्टानें बनी हुई होती है वो कोयले की चट्टान एक दूसरे के ऊपर जब इनका दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने से वो क्या हो जाता है, चमकीला हो जाता है और पारदर्शी हो जाता है। हीरे के जो उपयोग हैं वो क्या होते हैं कि कांच काटने वाले कटर में, पत्थर काटने वाले कटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में आभूषण या रत्न बनाने में हीरे का प्रयोग किया जाता है, और फोनोग्राम की सुई बनाने में भी हीरे का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया कार्बन का जो महत्वपूर्ण अपर रूप था, यानी क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ग्रेफाइट क्या होता है। कार्बन के अपर रूप में दूसरा जो भाग हमारे पास है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है उसे हम सामान्यतया हमारे जो पेंसिल जो होती है ना, जिसे हम कच्ची पेंसिल बोलते हैं, है ना, उसके अंदर जो छीलने के बाद में अंदर का जो ब्लैक सा ब्राउन सा जो भाग होता है ना, वो ग्रेफाइट होता है। जो ग्रेफाइट के अंदर होता क्या है कि उसकी संरचना के अंदर 3 कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु के साथ 3 अन्य कार्बन परमाणु जो होते हैं वो एक षटकोणीय वलय के रूप में आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है, लेकिन उसमें जो 3 अन्य कार्बन उसके साथ जुड़े हुए होते हैं ना, उसमें एक डबल बॉन्ड होता है, यानी उसमें एक द्विबंध होता है, और बाकी 2 क्या होते हैं, एकल बंध होते हैं। तो इस प्रकार से उसकी संयोजकता भी 4 क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु जो होता है, या फिर हम ऐसे कह दें कि जो प्रत्येक कार्बन परमाणु होता है
वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके एक षटकोणीय वलय संरचना बनाता है और उसमें एक द्विबंध होता है और 2 उसमें क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। इस प्रकार से ग्रेफाइट की ये जो संरचना बनती है वो होती है षटकोणीय वलय के रूप में अपनी संरचना बनाता है। इसमें क्या होता है कि जो षटकोणीय संरचना होती है ना, उसमें एक तल जो होता है वो दूसरे तल के ऊपर क्या होता है, व्यवस्थित होता है और इनके बीच में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या होती है, दूरी जो होती है वो पर्याप्त होती है, जिससे क्या होता है कि इनकी जो संरचनाएं हैं वो क्या होती है कि एक दूसरे के ऊपर ये जो परतें हैं वो फिसल सकती है। यानी इनके अंदर कार्बन परमाणुओं के बीच में पर्याप्त दूरी होती है, जिसकी वजह से ये जो परतें हैं वो क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है। और षटकोणीय जो तल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर के एक परत संरचना का निर्माण करते हैं। ग्रेफाइट जो होता है उसको हम शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। आप याद रखना कि अभी हमने हीरे के बारे में पढ़ा, हीरा विद्युत धारा का कुचालक होता है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत धारा का सुचालक होता है। हमारे पास जो पेंसिल होती है ना, उस पेंसिल को अगर हम दोनों साइड से छील करके तो उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, ग्रेफाइट के अंदर से धारा प्रवाहित होती है। तो पेंसिल को अगर हम उसके अंदर डालें, लाइट के स्विच के अंदर डाल दें तो हमें करंट आ जाता है, यानी वो धारा का प्रवाहित होती है, उसमें से धारा का विद्युत प्रवाह कर सकता है वो। यह काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है, यह चमकीला पदार्थ होता है, काला शीशा भी कहा जाता है इसे। यानी ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है, काला शीशा कहा जाता है। उच्च ताप पर गर्म करते हैं, यानी जब हम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम उच्च ताप पर उसे गर्म करते हैं तो वह जलने के बाद में CO2 गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकलती है। तो ये तो गई हमारे पास जो ग्रेफाइट की जो सामान्य जानकारी है वो हो गई। अब ग्रेफाइट का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस प्रकार से हम ग्रेफाइट हमारे दैनिक जीवन में उनका हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे साधारण उसका उपयोग तो वो है कि हम जो पेंसिल होती है ना, उसके अंदर ग्रेफाइट होता है, उसके अंदर आगे वाला जो भाग होता है जिससे हम लिखते हैं छीलने के बाद में, वो होता है, वो ग्रेफाइट होता है। शुष्क स्नेहक के रूप में काम आता है, इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है। जैसे बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसे हम कैथोड और एनोड कहते हैं, उनका निर्माण करने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने के काम आता है ना, उनको साफ करके उसके ऊपर पॉलिश की जा सकती है। फिर उसके बाद में परमाणु भट्ठी जो होती है ना, जहां पर हम परमाणुवीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की जो बात होती है उसमें से कि परमाणु का हम विखंडन करके और वहां से जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो परमाणु भट्ठी के अंदर जो अभिक्रिया होती है वो अनियंत्रित ना हो, उसको नियंत्रित करने के लिए हम उसके अंदर ग्रेफाइट की छड़ें डालते हैं, जो अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है, अभिक्रिया को कंट्रोल में रखता है। तो ग्रेफाइट की छड़ों के रूप में परमाणु भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है कि उच्च ताप पर उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। उन पदार्थों की उपस्थिति में जब हम उनको गर्म करते हैं तो यह ग्रेफाइट जो है वो हीरे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उससे डायमंड बन जाता है। तो ये हो गया कार्बन का जो दूसरा अपर रूप है हमारे पास, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में हमने पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। और आप अब जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये ग्रेफाइट की जो संरचना है जिसे हम षटकोणीय संरचना कहते हैं। इस संरचना को आप ढंग से आप देखें, इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है उसको हम षटकोणीय संरचना कहते हैं। तो इसी प्रकार अब हम जो कार्बन का तीसरा अपर रूप भाग है, यानी हमने पहला पढ़ा हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा होता है इसमें फुलरिन, तो हम फुलरिन की बात करते हैं। फुलरिन की जो संरचना होती है वो फुटबॉल की तरह होती है। हम जो फुटबॉल खेलते हैं ना,
तो उस प्रकार की उसकी संरचना होती है। इसका नाम जो फुल्लरीन क्यों पड़ा, अमेरिका के एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे जिनका नाम था बंकमिस्टर फुलेर, उनके नाम पर इसका नाम फुल्लरीन पड़ा। कार्बन का तीसरा अपर रूप पढ़ रहे हैं फुल्लरीन। उसकी संरचना जो होती है वो फुटबॉल की तरह होती है, दिखने में फुटबॉल के जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद में उसमें फुल्लरीन का अगर हम एक अणु लें तो उसके अंदर कार्बन लगभग 60 से 70 के बीच में उसमें कार्बन की संख्याएं होती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, यानी 60 से लेकर के 70 तक उसमें कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। और जो कार्बन 60 है यानी कार्बन 60 जो है वो फुल्लरीन है एक तरीके से, और वो सर्वाधिक स्थायी फुल्लरीन की श्रेणी में आता है। तो कार्बन 60 जो है वो सर्वाधिक स्थायी फुल्लरीन होता है। कार्बन 60 की संरचना के अंदर 32 फलक होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। जो फुल्लरीन है उस फुल्लरीन के अंदर कार्बन 60 उसके अंदर 32 फलक होते हैं टोटल। 32 में से 20 जो होते हैं वो षटकोणीय होते हैं और जो 12 होते हैं वो पंचकोणीय होते हैं। इन चीज को याद रखना पेपर की दृष्टि से। यानी कार्बन 60 है उसकी संरचना में कुल कितने फलक होते हैं, 32 होते हैं। 32 में से 20 तो षटकोणीय होते हैं और 12 जो होते हैं वो पंचकोणीय होते हैं। कार्बन 60 जो होता है ना, इसे हम बक्कीबोल कहा जाता है। कई बार ये पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि बक्कीबोल क्या है, यानी कार्बन 60 जो फुल्लरीन है उसको हम बक्कीबोल भी कहते हैं। कार्बन 60 जो है वो विद्युत धारा का कुचालक होता है, यानी विद्युत धारा का ये क्या होता है, कुचालक होता है। हीरा भी कुचालक होता है और फुल्लरीन भी क्या होता है, विद्युत धारा का कुचालक होता है। तो विद्युत धारा सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट में से प्रवाहित होती है, यानी कार्बन के अपर रूप में से। फिर उसमें क्या है कि कार्बन कार्बन की इसके बीच में जो बंध की जो लंबाई होती है, कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में डिस्टेंस कितनी लिए हुए होता है, वो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम मैंने पहले भी आपको बताया था, एक तरीके से ये क्या है, दूरी का मात्रक होता है। तो ये था हमारे पास फुल्लरीन। अब फुल्लरीन के उपयोग की बात करें तो फुल्लरीन के जो उपयोग हैं वो है प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, जो हमें नेचुरल गैस मिलती है उसके शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। आणविक बेयरिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा इसका उपयोग है कि उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण तकनीकी रूप से कार्बन का महत्वपूर्ण अपर रूप है। यानी ये सामान्यतया कुचालक बताया गया है। विद्युत धारा का ये क्या होता है, कुचालक होता है, लेकिन क्या है कि उच्च ताप के ऊपर वो अतिचालक की श्रेणी में चला जाता है। तो ये थे हमारे पास फुल्लरीन के महत्वपूर्ण प्रयोग। जो कार्बन के 3 अपर रूप पढ़े हमने, उनमें से पहला हीरा पढ़ा, दूसरा ग्रेफाइट पढ़ा और तीसरा हमने फुल्लरीन पढ़ा। इन तीनों का हम एक बार, हमारे पास जो महत्वपूर्ण भाग जो हैं वो हैं हीरा और ग्रेफाइट। हीरा जो होता है वो उसकी संरचना कैसी होती है, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, फिर उसके बाद में ये विद्युत धारा का चालन कौन सा करता है कौन सा नहीं करता है, फिर उसके बाद में इनका घनत्व कितना होता है, इनके उपयोग क्या हैं, ये तीनों की हम कंपैरिजन करके आपको इनको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि पेपर की दृष्टि से पेपर में जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्बन के अपर रूप में से, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उसकी संरचना पर पूछा जाता है कि इनकी संरचनाएं कैसी है, फिर उनके उपयोग पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इन पे इनका एक तुलनात्मक अध्ययन आप ध्यान रखना। तो अभी आप जो बोर्ड के ऊपर, आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ग्रेफाइट और हीरे की तुलनात्मक जो अध्ययन है वो देखिए आप इसके अंदर, है ना। तो ये सारे जो गुण धर्म हैं जो आपको पहले मैंने वीडियो के अंदर सारी चीजें विस्तृत रूप से बताई हुई है, इनको आप ढंग से याद रखें पेपर की दृष्टि से। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।